Hello friends, I am Dr. Kalpana and I am here for NEET Biology. The topic that I am taking today is properties of genetic material, that is DNA versus RNA. सबसे पहले हम समझते हैं जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? एक हेरिडिटरी सब्सटेंस होता है जो कि सेल के अंदर होता है और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो कि उसकी आँख का कलर क्या है, उसकी और चीज़ कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस मटेरियल में होनी चाहिए, उसको हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल इज़ hereditary means it goes from one generation to the next or from parents to offspring. So hereditary substance in a cell which carries all information जितनी भी इंफॉर्मेशन है किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सब उसी के अंदर रहती है। ये तो डेफिनेशन हो गई जेनेटिक मटेरियल की। पहले ये समझा जाता था, बायोलॉजिस्ट ये समझते थे कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है और वही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को, ट्रेट्स को लेकर जाता है। लेकिन जब हर्शी और चेज ने एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग बैक्टीरियोफाजेस, ये पूरा एक्सपेरिमेंट का हम पढ़ चुके हैं, वीडियो है, जिसको नहीं मालूम हो देख सकता है। हर्शी और चेज ने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफाजेस को लेके, और बैक्टीरियोफाजेस के अंदर डीएनए होता है और बाहर प्रोटीन कोट होता है। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव बनाया। एक एक्सपेरिमेंट में तो प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया, उसमें इन्होंने सल्फर यूज़ की, और एक दूसरी तरफ उन्होंने किसको रेडियो एक्टिव बनाया, डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया और फिर उसको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने दिया। और बाद में उनको जो रिजल्ट मिला उससे इनको पता चला कि यदि रेडियो एक्टिव डीएनए है तभी वो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी जाती है। तो इस तरह से इन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि ये डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल है, ना कि प्रोटीन। तो उससे पहले तक बायोलॉजिस्ट समझते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। तो ये वाली बात जो है ये ख़त्म हो गई। अब ये हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन कुछ वायरसेस में, जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस, ये मोज़ेक प्रोड्यूस करता है टोबैको प्लांट में, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्यूबी बैक्टीरियोफाज, जो हर्शी और चीज ने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बैक्टीरियोफाज के अंदर वो डीएनए था। लेकिन ये दो ऐसे हैं वायरसेस और भी हैं जिनमें क्या होता है, डीएनए नहीं होता बल्कि क्या होता है, आरएनए होता है, जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। लेकिन अभी भी प्रीडोमिनेंटली क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, और आरएनए जो है डायनेमिक फंक्शन करता है, परफॉर्म करता है ये मैसेंजर के लिए और एडेप्टर। मैसेंजर आरएनए तो मैसेंजर की तरह काम करता है। ट्रांसफर आरएनए कई तरह के होते हैं। ट्रांसफर आरएनए एडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह से काम करता है, जो कि हम प्रोटीन सिंथेसिस में इन दोनों का रोल पढ़ते हैं। तो ये केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो दोनों की अलग होती है, आरएनए की भी और डीएनए की। डीएनए और आरएनए की अलग प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ही क्या है,
कि इनमें ये अंतर होता है। और अब ये प्रश्न उठता है कि प्रोटीन तो नहीं है, अब जिसमें आरएनए है उसमें आरएनए, यदि डीएनए नहीं है उसमें तो आरएनए वर्क करेगा एज जेनेटिक मटेरियल, और जिसमें डीएनए है वो डीएनए का, जिसमें दोनों है उसमें भी डीएनए ही करता है। यही बात देखनी थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है कि आरएनए मटेरियल जेनेटिक मटेरियल है। तो इनमें जो है केमिकली दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, डिफरेंट है। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्राइटेरिया क्या है जेनेटिक मटेरियल, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उस सब्सटेंस में होनी चाहिए फॉर बीइंग जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक सब्सटेंस में होनी चाहिए और वो किस में। अभी हमारा जो ध्यान है वो केवल किस पर है, डीएनए या आरएनए। प्रोटीन वाला तो ख़त्म हो गया, क्योंकि प्रोटीन की जितनी भी आगे हम जो स्टडीज़ की है प्रॉपर्टीज़ की, उसमें प्रोटीन फिट नहीं बैठते। तो यहाँ डीएनए और आरएनए का ही हमें देखना है कि जेनेटिक मटेरियल किस में है। तो क्या है, पहला तो क्राइटेरिया या प्रॉपर्टीज़ फॉर ए मॉलिक्यूल to act as a genetic material। क्या क्या क्राइटेरिया है जिस पर हम कह सकते हैं हाँ ये मॉलिक्यूल जो है वो वर्क करेगा एज जेनेटिक मटेरियल। इसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रिप्लिका, मतलब रिप्लिकेशन, ये अपने ही कॉपी को बनाना चाहिए इसको। क्यों, क्योंकि एक सेल से यदि डिवीज़न होता है 2 सेल बनती हैं, तो इस जेनेटिक मटेरियल को भी क्या होना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए बिफोर द डिवीज़न, जिससे कि दोनों में फिर से दोनों सेल में वो बराबर कंटेंट जा सके। तो इसलिए रिप्लिकेशन जरूरी है। तो ये क्या होना चाहिए, पहली चीज़ तो प्रॉपर्टी इसमें रिप्लिकेशन की है, मतलब जेनेटिक मटेरियल शुड बी एबल टू जनरेट इट्स ओन रिप्लिका, अपनी ही कॉपी इसको बनानी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इसमें, इट शुड केमिकली एंड स्ट्रक्चरली बी स्टेबल। तो ये जो है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल, मतलब किसी भी बाहर कोई भी चेंज होने से इसके केमिकल नेचर में और इसके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कंडीशंस कुछ चेंज हो गई तो ये भी क्या हो गया, केमिकली चेंज हो गया या स्ट्रक्चर इसका चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। थर्ड चीज़, क्योंकि ऑर्गेनिज्म में तो इस तरह के चेंजेस आते ही रहते हैं, उससे जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन। इसमें थोड़ा थोड़ा स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, जिससे क्या होगा, इवोल्यूशन हो सके। इवोल्यूशन होता है ये तो पता है, इवोल्यूशन क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मूवमेंट चेंजेस होते हैं, म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन होना चाहिए, स्लो चेंजेस होने चाहिए, और जिससे कि जो नए नए स्पीसीज और नए नए ऑर्गेनिज्म बनते रहते हैं। तो ये होना तो स्टेबल चाहिए, लेकिन इसमें स्लो चेंजेस होने की क्षमता होनी चाहिए। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, शुड बी एबल टू एक्सप्रेस itself in the form of Mendelian characters। मेंडल ने क्या कैरेक्टर्स लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, जैसे उसने लिया था लेंथ ऑफ द प्लांट, कलर ऑफ द फ्लावर, या कलर ऑफ द सीड, कलर ऑफ द शेप ऑफ द सीड।
तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। इसके अलावा प्लांट्स के अलावा एनिमल और सारे ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो इनहेरिट होते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये अपने को एक्सप्रेस कर सके। अपने को कैसे एक्सप्रेस कर सके, माने कि इसकी वजह से मान लीजिए प्लांट में लाल फूल होना है तो इसमें ये कैपेसिटी होनी चाहिए टू एक्सप्रेस इट्स कलर, फ्लावर कलर। तो इस तरह से ये जो कैरेक्टर्स हैं जो कि ओबे करेंगे लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, वो अपने को एक्सप्रेस कर सके। तो जेनेटिक मटेरियल से ही ये सारे ट्रेड्स जो हैं वो एक्सप्रेस होने चाहिए। तो हम इसको वन बाय वन डिटेल ले लेते हैं। डिटेल में सबसे पहले हम लेते हैं रिप्लिकेशन। तो हम देखते हैं डीएनए में और आरएनए में किस में रिप्लिकेशन होता है, किस में नहीं होता है, या कैसे होता है, ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला हो गया क्राइटेरिया रिप्लिकेशन। दोनों डीएनए और आरएनए दोनों में क्या होती है, एबिलिटी होती है टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। डीएनए भी अपनी रिप्लिकेशन प्रोड्यूस कर सकता है, अपने वही डायरेक्ट करता है, और आरएनए भी कर सकता है, क्योंकि रूल ऑफ बेस पेयरिंग, जो बेसिस होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ए जो है वो टी से करता है, आरएनए में जो है ए यूरेसिल से करता है, इसी तरह से सी साइटोसिन जो है ग्वानिन से पेयर करता है, और आरएनए में भी डीएनए में भी। तो ये क्या है, रूल ऑफ बेस पेयर। और दूसरी चीज़ की कम्प्लीमेंटरिटी। एक स्ट्रैंड है उसमें न्यूक्लियोटाइड्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इस तरह से, तो दूसरा स्ट्रैंड जो है उसमें कम्प्लीमेंट्री होगा, ए का कम्प्लीमेंट्री टी है, टी का, इस तरह से। इसकी वजह से क्या होता है कि ये अपने रिप्लिकेशन को डायरेक्ट खुद ही करते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, ये चीज़ नहीं कर सकते, अपने को रिप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो प्रोटीन तो नहीं है, पर आरएनए और डीएनए दोनों जो होते हैं उनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है टू रिप्लिकेट देमसेल्व्स। डीएनए के केस में क्या होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। हमने रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, जिसको नहीं आता हो वो देख सकता है वीडियो। तो ये क्या करता है, पहले ये डबल स्ट्रैंडेड जो है ये अलग होने लगते हैं दोनों स्ट्रैंड्स धीरे धीरे, और फिर क्या होता है, काफ़ी स्टेप में है ये, आप पढ़ सकते हैं। ये भी अपना बना लेता है और ये भी क्या हो गया, तो हमें क्या मिल गए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मिल गए, दो, एक डीएनए से दो डीएनए मिल गए, रिप्लिकेशन हो गया। और इसमें जो एंजाइम, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं इसके, पर मेन एंजाइम जो है वो क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। आरएनए के केस में क्या होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ये नाइट्रोजनस बेसिस है, न्यूक्लियोटाइड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसको हम मान लेते हैं प्लस। ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है आरएनए। फिर ये क्या करता है, जब अपना रिप्लिकेशन करना हो तब ये क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस यहाँ हो जाएंगे। यदि जैसे यहाँ पर यदि इसमें ए था तो ये यहाँ पर जो स्ट्रैंड आएगा उसमें यहाँ यू होगा, इस तरह से सी है तो यहाँ जी होगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ये बना लेता है। ये तो ओरिजिनल है प्लस वाला, इसको हम निगेटिव शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया, डबल स्ट्रैंडेड पेरेंटल रिप्लिकेटिंग फॉर्म। ये क्या है, प्लस माइनस। सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड से ये डबल स्टैंडर्ड बना लेता है, और फिर ये क्या होता है, ये अलग हो जाते हैं। अब ये क्या होता है, ये पॉजिटिव वाला तो ओरिजिनल रहेगा ही रहेगा, ये निगेटिव वाला वर्क्स एज टेम्पलेट। ये कौन सा है, निगेटिव वाला है, तो ये क्या करेगा, वर्क्स एज टेम्पलेट फॉर प्लस स्ट्रैंड। तो इसमें क्या होगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनेगा उसमें क्या होगा,
ये कैसा होगा, प्लस, बिल्कुल जैसा ये था। एक तो ये अपना ओरिजिनल है, पहले इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, अब ये वाला जो है वो क्या करेगा, एज टेम्पलेट काम करेगा, और फिर जो ये बनाएगा नया स्ट्रैंड वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस तरह से आरएनए जो है वो अपने को रिप्लिकेट करता है। ये आरएनए में रिप्लिकेशन इस तरह से होता है। तो डीएनए और आरएनए दोनों ही अपने को रिप्लिकेट कर सकते हैं। और आरएनए वाले में जो एंजाइम यूज़ होता है वो कहलाता है आरएनए सिंथेटेज। सिंथेसिस हो रही है आरएनए की, तो एंजाइम है आरएनए सिंथेटेज। यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि ये दोनों ही रिप्लिकेशन करते हैं। डीएनए भी रिप्लिकेशन करता है और आरएनए भी रिप्लिकेशन करता है। दूसरी जो क्राइटेरिया या प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो क्या है, स्टेबिलिटी। किसी भी तरह की चेंज होता है ऑर्गेनिज्म में तो इनके स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर और नेचर में चेंज नहीं होना चाहिए। द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में के दौरान एज बढ़ रही है या लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज है उसके हिसाब से, एज के हिसाब से, और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी लाइफ साइकिल के किसी भी स्टेज में चेंज नहीं होना चाहिए, एज के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए, और फिजियोलॉजी में कोई चेंज हो रहा है ऑर्गेनिज्म के तो भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। तो और ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये ग्रिफिथ ने इसका ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया को यूज़ करके। उसके दो स्ट्रेन थे, एक स्मूथ वॉल वाला एस स्ट्रेन और एक रफ वाला आर स्ट्रेन। इस वाले केस में एक स्मूथ पॉलीसेक्राइड होती है वॉल पे, इसलिए स्मूथ कॉलोनी होती है। रफ वाले में, यहाँ पे हम डिटेल नहीं ले रहे हैं, ट्रांसफॉर्मर को थोड़ा सा बताते हैं। रफ वाले में ये पॉलीसेक्राइड कोट नहीं होती है। तो इन्होंने देखा कि एस वाला स्ट्रेन जो था, यदि इसको हम उसमें डालते हैं, माइस में डालते हैं, तो क्या होता है, ये मर जाता है, माइस जो है मर जाता है, इसमें निमोनिया कॉज करता है। और इसको ये आर वाला जो है ये क्या करता है, ये इसमें माइस जिंदा रहता है। और यदि इसको हम हीट कर दें, एसिस्टेंट वाले को हीट कर दें, तो ये क्या होता है माइस में कि ये मरता नहीं, मतलब ये असर नहीं कर रहा, इससे मतलब कोई चीज़ इसकी हीट करने से ख़त्म हो गई। और इसमें क्या होता है, इसको यदि हम इस हीटेड एस वाले में के साथ डालें, इसको हम आर प्लस हीटेड एसिस्टेंट, तो क्या रहता है, ये जिंदा रहता है। और जिंदा ही नहीं रहता बल्कि बाद में इसमें से असिस्टेंट भी, कुछ बैक्टीरिया असिस्टेंट वाले भी मिल जाते हैं, जबकि ये गर्म करने से क्या होना चाहिए था, मर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो खैर ये डिटेल में ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके हिसाब से उसने क्या देखा, तो इसने क्या रिजल्ट निकला कि हीट जो है वो किल करती है बैक्टीरिया को, और लेकिन कोई ऐसा सब्सटेंस है जो हीट करने से डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। ये जो है यही क्या था, जेनेटिक मटेरियल। तो ग्रिफिथ ने बताया कि हीट करने से थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन परमानेंट चेंज नहीं होता, कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती हैं। और डीएनए का हम देखते हैं, डीएनए में क्या होता है, डीएनए डबल हेलिकल होता है, हमने बहुत सारे इसको पढ़ा हुआ है। हीट यदि हम इसको कर दें, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, तो क्या होता है, स्ट्रैंड इसके अलग अलग हो जाते हैं, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये स्ट्रैंड। लेकिन यदि अप्रोप्रिएट कंडीशंस दे दें तो फिर क्या होते हैं, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, ये पेयर करके फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं। ये यहाँ पर ए है, यहाँ पे टी है, तो ये बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर सी है, यहाँ जी है, तो ये बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरह से इनमें चेंज तो आता है डीएनए में, लेकिन क्या है कि अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलने पर फिर वापस वो उसी तरह से हो जाता है, मतलब ये क्या है, स्टेबल है। तो इसके हिसाब से तो डीएनए ज़्यादा फिट बैठता है एज जेनेटिक
मटेरियल। इसके बाद क्या होता है, जो आरएनए और डीएनए में अंतर है, वो एक अंतर क्या है इनकी शुगर में। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, शुगर मॉलिक्यूल एक तरफ तो फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा रहता है और एक तरफ नाइट्रोजनस बेस से जुड़ा रहता है। तो शुगर जो है वो आरएनए में होती है राइबोज शुगर, और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये बनाते हैं हम यहाँ पर शुगर, देख लेते हैं ये शुगर मॉलिक्यूल है। ये फॉस्फेट है, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, ये ए हो सकता है, टी हो, राइबोसोम में तो आरएनए में तो यूरेसिल होगा। ये नाइट्रोजनस बेसेस है। यहाँ पर ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन, 3 पे HOH होता है, यहाँ पर HOH होता है, और ये है राइबोन्यूक्लियोसाइड टाइप। ये शुगर मॉलिक्यूल है। शुगर की क्या है, सेकंड पोजीशन पर OH, HOH है, यहाँ पर H होगा, यहाँ OH है, ये होगा आरएनए में। लेकिन डीएनए में क्या होता है, जो शुगर होती है तो वो 5 कार्बन की ही, 1 2 3 4 5, इसमें भी यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस कोई सा भी जुड़ा रहेगा, पर यहाँ पर क्या रहता है, H रहता है इंस्टेड ऑफ OH, एक O कम है, इसीलिए इसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड, एक फॉस्फेट, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेस मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है। यहाँ पर डीऑक्सी राइबोज है, यहाँ पर राइबोज है। तो ये जो सेकंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ OH है, यहाँ पर एक O कम होता है, यहाँ पर एक OH ज़्यादा है, क्योंकि ये वाला OH तो क्या होगा, ये जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से, और ये थर्ड पोजीशन वाला ये जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से। बच गया क्या, ये वाला OH, ये वाला OH इसको रिएक्टिव बनाता है। यहाँ पर OH नहीं है, इसलिए ये स्टेबल है डीएनए में, ऐसा होगा आरएनए में, और ये होगा डीएनए में। क्योंकि डीएनए में ये फ्री OH नहीं है, एट पोजीशन नंबर 2 सेकंड कार्बन से जुड़ा हुआ, इसमें ये फ्री है। तो ये फ्री OH क्या करता है, इसको रिएक्टिव बनाता है। ये OH जुड़ सकता है, किसी से भी जुड़ सकता है, तो ये इजीली रिएक्शन कर सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। लेकिन ये क्या है, इसमें कोई भी फ्री OH नहीं है, इसलिए ये क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो डीएनए के स्टेबल होने का एक ये कारण भी है कि इसके शुगर में OH फ्री नहीं है। OH बहुत रिएक्टिव होता है, ये आसानी से रिएक्ट कर सकता है दूसरे ग्रुप से या दूसरे इसमें, इसलिए डीएनए इज मोर स्टेबल। दूसरी चीज़, आरएनए जो है वो जो है कैटलिस्ट का भी काम करता है, और इसलिए क्या है, ये रिएक्टिव, कैटलिस्ट बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन को ही फास्ट करते हैं, तो ये रिएक्टिव होता है। जैसे कि राइबोजाइम्स हमने पढ़े हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में जब ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेके आता है, एक अमीनो एसिड आ जाता है, फिर दूसरा अमीनो एसिड लाता है, फिर उनके बीच में बॉन्ड बनता है, तो इस वहाँ पे जो है कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, राइबोजाइम्स, जो एक्चुअली में क्या है, आरएनए ही है। राइबोजाइम ये कैटालाइज किसको करते हैं, ट्रांसफर ऑफ पेप्टाइडिल ग्रुप, कहाँ पर, राइबोसोम्स में। जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को लेकर आता है, वहाँ पर जो है ये एंजाइम काम आता है, राइबोजाइम। ये एक्चुअली में क्या है, आरएनए है। तो इसलिए ये क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है आरएनए। क्यों, क्योंकि ये एज कैटलिस्ट भी काम करते हैं, और कैटलिस्ट क्या होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं, तो इनमें चेंज होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ कि आरएनए में तो क्या होता है, यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या होता है, थायमीन होता है। ये जो है थायमीन है, थायमीन का स्ट्रक्चर है,
और यहाँ पर इसमें क्या होता है, ये क्या है, थाइमीन। थाइमीन किस में होता है, डीएनए में। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 और 4 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ तो क्या है, कीटो ग्रुप, डबल बॉन्ड O। और 5 कार्बन से जुड़ा हुआ क्या है, मिथाइल। ये जो ग्रुप है ये इसको स्टेबल बनाता है, नॉन रिएक्टिव बनाता है, इसलिए रिएक्शन कम करता है। यूरेसिल में ये नहीं होता, बाकी चीज़ें तो सेम होंगी, लेकिन यूरेसिल में डबल बॉन्ड O यहाँ पर है, कीटो ग्रुप इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 1 नंबर और 1 और 3 पे नाइट्रोजन है और ये O है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसकी वजह से ये क्या होता है, ये यूरेसिल है, किसमें होगा, ये आरएनए में। ये जो है यहाँ पर ये रिएक्ट कोई किसी भी दूसरे एलिमेंट से कर सकता है, यहाँ पर कोई ग्रुप जुड़ सकता है, लेकिन इसमें मिथाइल ग्रुप है, ये इनएक्टिव बना देता है इसको, तो ये क्या है, स्टेबल है। तो डीएनए इज स्टेबल बिकॉज ऑफ थाइमीन। और ये यूरेसिल क्या है, वो आरएनए में है, उतना ये स्टेबल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन कर सकता है। ये वीक एसिड है यूरेसिल, और इसके हम ऑक्सीडेशन, एल्काइलेशन या नाइट्रेशन हो सकता है यहाँ पर, और CH3 ग्रुप में नहीं हो सकता है। और ये जो है एलिमेंटल हैलोजन से भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पे हैलोजन्स भी आ सकते हैं, तो इसलिए और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए थायमीन ये क्या है, ग्रेटर रेजिस्टेंस है टू फोटोकेमिकल म्यूटेशन। ये अल्ट्रावायलेट लाइट को भी एब्जॉर्ब करता है, मेकिंग द, इसको थायमीन क्या बन जाता है, ज़्यादा स्टेबल है फॉर एज जेनेटिक मटेरियल। मतलब डीएनए की स्टेबिलिटी में थायमीन का भी रोल है। यूरेसिल जो है वो कम स्टेबल है, वो रिएक्ट कर सकता है, थायमीन में मिथाइल ग्रुप जो है वो इसको क्या करता है, स्टेबिलिटी देता है। इसलिए डीएनए जो है केमिकली क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है जब इसको कंपेयर करते हैं आरएनए से। तो हमें यही चाहिए कि लेस रिएक्टिव हो और स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल हो। इसलिए इन दोनों के बीच में, डीएनए और आरएनए के बीच में क्या होगा, डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल स्टेबिलिटी के हिसाब से। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एंड इट वुड बी बेटर जेनेटिक मटेरियल देन आरएनए। थर्ड आता है म्यूटेशन, मतलब स्लो चेंज होना चाहिए, कुछ चेंज होने की प्रोबेबिलिटी उसमें होनी चाहिए। डीएनए और आरएनए दोनों जो है वो एबल हैं म्यूटेशन के लिए। आरएनए जो ज़्यादा अनस्टेबल है, म्यूटेट फास्टर रेट पे करेगा, म्यूटेशन उसमें फास्टर रेट में होगा। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं जिनमें आरएनए होता है उनकी लाइफ स्पैन क्या होती है, छोटी होती है, उनमें चेंजेस बहुत जल्दी हो जाते हैं और वो म्यूटेट करते हैं एंड इवॉल्व फास्टर। और इवोल्यूशन के लिए क्या चाहिए, स्लो। इवोल्यूशन क्या है, स्लो प्रोसेस है, बहुत तेज़ी से यदि चेंजेस होंगे तो दैट विल नॉट लीड टू इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होना चाहिए, बहुत स्लो होना चाहिए। और आरएनए में क्या है, बहुत आरएनए रिएक्टिव है, तो इसमें चेंजेस होते हैं, जो म्यूटेशन होते हैं वो फास्ट होते हैं। तो म्यूटेशन के हिसाब से भी क्या होना चाहिए, क्या ज़्यादा बेटर है, डीएनए। फिर चौथा हमारा आता है इजी एक्सप्रेशन, अपने को एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हमें पता है कोई भी कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए प्रोटीन एंजाइम जरूरी है। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। और प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए फिर कोडॉन उसमें होते हैं, फिर वो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड लाता है और अमीनो एसिड जुड़ के क्या बनते हैं, डीएनए, वो प्रोटीन बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, डीएनए को अपने को एक्सप्रेस करने के लिए या कोई भी ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए पहले क्या बनाएगा, आरएनए। इसका मतलब क्या हो गया, आरएनए डायरेक्टली बनाएगा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और इसलिए इस तरह का यदि हम देखें एक्सप्रेशन के मामले में, तो आरएनए क्या हो गया, इजीली अपने को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि डीएनए को पहले, डीएनए क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए फिर
उसमें कोडॉन होते हैं जिसके कि एंटी कोडॉन ट्रांसफर आरएनए में होते हैं, और ये ट्रांसफर आरएनए फिर क्या करता है, अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के क्या करता है, ये प्रोटीन बन जाता है। तो इसका मतलब डीएनए डिपेंडेंट है किस पे, आरएनए पे, फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, क्योंकि मैसेंजर आरएनए ही कोडॉन को लेके जाएगा। हालांकि इसको मैसेज दिया है डीएनए ने ही, लेकिन राइबोसोम से जाता है वो कौन होता है, मैसेंजर आरएनए। तो यदि डायरेक्ट की बात करें तो आरएनए डायरेक्ट बना सकता है, लेकिन इसके पास मैसेज जो आता है कोडॉन किस सीक्वेंस में अरेंज होंगे, ये कौन देता है, डीएनए देता है। इस तरह से आरएनए और डीएनए दोनों ही फंक्शन कर सकते हैं जेनेटिक मटेरियल के, लेकिन डीएनए क्या है, मोर स्टेबल, उसको ज़्यादा प्रीफर होता है वो एज फॉर स्टोरिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यदि स्टोर करने की जहाँ तक बात आ रही है तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। और ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स आ रही है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर कैसे होता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन इस तरह। तो इसमें कौन आगे है, आरएनए इज बेटर। तो आरएनए एक्ट बोथ एज एन एफिशिएंट इंफॉर्मेशन कैरियर एंड फंक्शनल मैक्रोमोलिक्यूल लीड टू आरएनए इजीली इन इवोल्यूशन। ये आपको बताया, इसमें बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं तो इजीली इवोल्यूशन हो सकता है। तो इसीलिए आरएनए वाज द, पहले जो न्यूक्लिक एसिड मिला वो कौन था, आरएनए। ये आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था। जो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल मिला वो क्या मिला, आरएनए मिला। लेकिन बाद में डीएनए इवॉल्व हुआ फ्रॉम आरएनए से, कैसे, केमिकल मॉडिफिकेशन, इसलिए टू मेक इट मोर स्टेबल एंड रेजिस्ट चेंजेस बाय इवॉल्विंग ए प्रोसेस ऑफ रिपेयर। जो पहले मिला वो क्या जेनेटिक मटेरियल क्या था, आरएनए था। फिर इवोल्यूशन में इससे आरएनए से क्या बना, डीएनए बना, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल था और चेंजेस को वो रेजिस्ट कर सकता था। और दूसरी चीज़, इसमें रिपेयर करने की अपनी क्षमता होती है। कहीं पर यदि इसमें डैमेज हो गया है डीएनए में तो वो उसको अपने आप, या गलत लग गया है, मान लीजिए ए को टी से जुड़ना चाहिए था और जुड़ गया ए सी आ गया है, तो ये अपने आप प्रूफ रीडिंग वगैरह करके क्या करता है, ये इसको करेक्ट कर लेता है। तो डीएनए में कैपेसिटी है कि टू रिपेयर इटसेल्फ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि हम सारे क्राइटेरिया को स्टडी करें तो डीएनए ज़्यादा सुटेबल है फॉर वर्क एज जेनेटिक मटेरियल। तो इस तरह से डीएनए और पहले तो हमने निकाल दिया कि यहाँ प्रोटीन नहीं हो सकती, फिर डीएनए और आरएनए में केस में हमने स्टडी किया तो हमें मिला कि डीएनए इज जस्ट मोर suitable for genetic material than RNA, because most important thing is that DNA is stable and can store the information for genetic material. तो ये हुआ DNA वर्सेस RNA। आशा है समझ में आ गया होगा। आ गया हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।